तो दोस्तों अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के सैंपल पेपर के एनालिसिस के बाद बारी आ चुकी है इकोनॉमिक्स की। और ये वीडियो ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है होगी। मैं आपको बड़ी डिटेल में बताना चाहता हूँ कि आईईडी जिससे बच्चे बहुत डरते हैं वो इतने डरने वाली चीज़ नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, जिसको लगे थोड़ा सा प्लीज़ देखना, पूरी आपके फायदे में ही रहेगी, लेकिन फिर भी आपके कंफर्ट के लिए टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आती है बेसिक सी जनरल इंस्ट्रक्शन। उसके बाद जब हमारा पेपर शुरू होता है तो पहला पोर्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं 10 MCQs। इनको मैं फिर से MCQs नहीं कहूंगा, ये फिलअप्स भी हैं, ये MCQs भी हैं, ये मैच इट भी हैं, ये सब कुछ है, ठीक है। तो इनको 1 मार्क क्वेश्चन कहना बेहतर होगा, लेकिन ये 10 नहीं, ये सिर्फ 6 हैं। उसके बाद आती है एक नई कहानी, रीड द न्यूज रिपोर्ट एंड आंसर द 4 क्वेश्चंस। यानी कि ये न्यूज रिपोर्ट है जो 27 मार्च 2020 को इकोनॉमिक टाइम्स में आई। बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, आप सबको पता होगा। इस न्यूज रिपोर्ट को पढ़ के आपको इन 4 चीजों का आंसर देना है। मैं फिर से वही बात कहूंगा यार कि सीबीएसई प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करने की कोशिश कर रही है, और इसी तरह से उन्होंने सोचा है कि भैया हम कुछ प्रैक्टिकल चीजों से रिलेट करके बच्चों के माइंड में कंसेप्ट्स डालें। ये देखा जाए तो ये आपका फिलअप नहीं है, ये एक MCQ है जहां आपको 4 की जगह 2 ऑप्शन दिए हुए, आपको वो डालना है, आपको इसको पढ़ना है, समझना है और वो डालना है। सीधी सी बात। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इसमें इसको ना भी पढ़े ना, अगर इस केस स्टडी को ना पढ़े तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकल जाएगा कि अगर रेपो रेट हम कम करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इकोनॉमी में क्या होगी। यार ऑब्वियस सी बात है, जब रेपो रेट कम होगा तो लोन्स इजीली मिल जाएंगे, मार्केट में फंड्स इजीली फ्लो हो जाएंगे, तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। सिंपल सी चीज है, इसको बिना इसको पढ़े भी आप आंसर दे सकते हो। तो आपको समझना है यार कि सीबीएसई आपके कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है। हमें समझ आ गई भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके डन। अब जब पहले 10 क्वेश्चन हो गए, बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है स्टेट विद वैलिड रीजन कि ये ट्रू है या फॉल्स। आपको पहले बताना है ट्रू फॉल्स और फिर उसका रीजन देना है। कुछ 1.5 नंबर में एक ट्रू फॉल्स दिया गया है तो उसकी कुछ वैल्यू समझो ना, ठीक है। तो बड़ी सोच समझ के बड़ी प्रिसाइज टेक्निकल वर्ड्स में इसको समझाना, कंसेप्ट्स के साथ इस ट्रू फॉल्स को बैक करना होगा आपको, इसके लॉजिक्स देने होंगे, ये सब कुछ। 12th क्वेश्चन में बिल्कुल सेम कहता है स्टेट गिविंग वैलिड रीजन कि ट्रू है या फॉल्स है, और इसी की चॉइस में दिया हुआ है कि ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इन अ कंट्री फेसिंग द सिचुएशन ऑफ करंट डेफिसिट। डिफेंड और रिफ्यूट, ये भी ट्रू और फॉल्स वाली बात है। डिफेंड यानी कि आप इसको ट्रू मानते हो, आप इसके साथ हो, और रिफ्यूट यानी कि आप इसके अपोजिट हो, आप इसको गलत मानते हो। इसमें भी आपको एक वैलिड आर्ग्यूमेंट देना है। ओके, तो 12 क्वेश्चन होते हैं खत्म। तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। वहां आपके 2 पार्ट दिए गए। सबसे पहले 1 मार्क में डिफाइन मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, सीधे शब्दों में बता दो। उसके बाद बी पार्ट में आपको कहा गया है कि क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। आपको पता है ये सच है। अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लो, हाइपोथेटिकल यानी कि इमेजिनरी, कि एक इकोनॉमी ऐसी है, वहां इतने बैंक है, इतने लोग हैं, उन्होंने इतने इतने रुपीस डिपॉजिट करवाए, ये सब कुछ, और इस चीज को जस्टिफाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, लेकिन न्यूमेरिकल के साथ साथ इसमें थोड़ा सा आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। आपको सी की इक्वेशन दे दी, उसी के साथ साथ आपको बता दिया कि इन्वेस्टमेंट इतनी है। अब आपको चेक करना है कि क्या इकोनॉमी 1500 करोड़ रुपए पे इक्विलिब्रियम में है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको ये दिखाना है। अब ये कैसे दिखाओगे भैया, इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है। हमें पता है भैया। तो अब बात आती है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड होती है C+I, और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है Y। तो इनको इक्वल रख के दिखा दो और आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो गया। थोड़ी सी इसमें थ्योरी 1-2 लाइन लिखोगे तो अच्छी लगेगी, आंसर प्रेजेंटेबल लगेगा। इसी की चॉइस में एक्स एंटे सेविंग्स और फुल एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन कर दो, 2-2 नंबरों में कर देना अच्छा लगे तो। इसके बाद 15th क्वेश्चन जो है वो फिर से हमें एक न्यूज आर्टिकल की लाइन उठा के दी हुई है। उसके बाद हमें कहा है स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 फिस्कल मेजर्स दैट मे बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू करेक्ट द सिचुएशन इंडिकेटेड बाय अबव न्यूज रिपोर्ट। यानी कि हमें क्या पता लगा, सीबीएसई बार बार प्रैक्टिकलिटी पे फोकस कर रहा है। वो चाहता है कि आपको अगर आज 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद देश चलाने के लिए बिठा दिया गया है तो क्या आप चला पाओगे, क्या आप संभाल पाओगे। तो आपको सिचुएशन दी गई कि इंडिया का जीडीपी इतने % गिर गया, बहुत भारी अमाउंट है ये। तो अब आप जीडीपी को बढ़ाने के लिए 2 फिस्कल मेजर्स बताओ भाई। फिस्कल मेजर क्या होते हैं, आपके रेवेन्यू और आपके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड मेजर्स होते हैं फिस्कल मेजर। तो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी 2 ऐसे फिस्कल मेजर को सजेस्ट कर दो जिसको लेके ये जीडीपी, गिरे हुए जीडीपी को ऊपर उठा पाए। कितना उठा पाए वो हमें मतलब नहीं है, ऊपर उठा पाए, दैट इज इट। यानी कि देश में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, देश में प्रोडक्शन बढ़ जाए। अब आते हैं 16th क्वेश्चन पे।
16th क्वेश्चन क्या है, ये एक बड़े वाला ट्रू फॉल्स है, यानी कि 3 नंबरों का ट्रू फॉल्स। इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी हुई है, अब इसको डिफेंड करो या रिफ्यूट करो विद वैलिड रीजन। रीजन आपको हर जगह देना, ना भी कहो तो दे दो, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको रीजन देना ही देना है, ठीक है। अब इसका जो बी पार्ट है वो है ट्रू फॉल्स ही, लेकिन एक नजरिए से देखने पे ट्रू फॉल्स और दूसरे नजरिए से देखने पे वो कुछ और है। यहां कहता है कि जो साइक्लोन के विक्टिम्स को कंपेंसेशन देते हैं वो वेलफेयर मेजर है सरकार की तरफ से, बिल्कुल ठीक है। तो अब कहता है कि ये जो चीज है ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कह दूं कि ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, फिर आप ट्रू फॉल्स बताओ। उसी को इस दूसरे तरीके से कह दिया, बस आपको ये बताना है कि भैया ये ट्रांसफर इनकम है, ये डोनेशन है, ये वेलफेयर के लिए है, इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। इसी की चॉइस में आपको दिया हुआ है एक नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी वाला न्यूमेरिकल, इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो ये अटेम्प्ट कर देना, वरना ऊपर वाला। उसके बाद 3 नंबर के 2 और क्वेश्चन है जहां पे आपको कहा गया है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को गवर्नमेंट बजट में जो है उसको एक्सप्लेन कर दो, और उसी के साथ साथ डिस्कस ब्रीफली हाउ द गवर्नमेंट बजट कैन बी यूज्ड एन इफेक्टिव टूल इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यानी कि बजट के टाइम पे आपने ये जो 2 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे ना, इनको जस्टिफाई करना है, दैट इज इट, और कुछ नहीं करना भाई। मैक्रो इतनी आसान हो चुकी है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं, दैट इज इट। ये बस आपको चेक करते हैं कि आपने समझा कितने अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना आपके। वो रीजंस चाहते हैं आपसे, वो लॉजिक्स चाहते हैं, वो रट्टे नहीं चाहते। तो यही चीज उनको प्रोवाइड करो। मैक्रो में तो भैया 40 लाने बहुत आसान है। तो हाँ, अब बढ़ते हैं पार्ट बी, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे सबकी फटती है, सारे बच्चे उससे डरते हैं, जबकि वो इतनी मुश्किल है भी नहीं। और जो मैंने थंबनेल में लिखा है कि इसकी टेंशन खत्म, दैट वाज नॉट एट ऑल अ क्लिकबेट, वो जेन्युइन बात है कि इसकी टेंशन खत्म हो चुकी है। सबसे पहले तो ये देखो कि इसके 10 एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज नहीं है, वो क्या है मैं बताऊंगा। 10 1 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है, 18 से लेके 27 तक। अब आपको एक मजेदार बात जो मैं बताने वाला हूं वो ये कि इन 10 में से एक भी क्वेश्चन में, जनरल टीचर्स कहते हैं 1 या 2 में आपको डाटा पूछा जाएगा, लेकिन एक भी क्वेश्चन में आपको डाटा नहीं पूछा गया। आप चेक कर सकते हो, कोई सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जहां आपको कोई भी डाटा पूछा गया हो। और ये सबसे बड़ी बात है, आपको डाटा पे फोकस नहीं करना। मैंने आईईडी पे एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है अब तक तो जाके देख सकते हो, वो यहां पे आपको मिल जाएगी। तो वो वीडियो फटाफट जाके देख के आओ। उसके बाद अब आएंगे यहां पे। वहां मैंने आपको ये बात बोली थी कि भैया ट्रेंड्स पे फोकस करो, डाटा पे फोकस मत करो। वही चीज सीबीएसई वाले ने प्रूव कर दी कि दे डोंट नीड यू टू लर्न द डाटा। वो नहीं चाहते कि आप डाटा के रट्टे मारते बैठो, भाई क्या कितने परसेंट कब कैसे कहां क्या। उनको चाहिए ट्रेंड समझो कि कब कैसे क्या हुआ और क्यों हुआ। मैं पहले भी बोला था कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस इंडिया की हिस्ट्री है कि पुराने टाइम में जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया में मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई कैसे हुई, वो है आईईडी। बस समझ जाओ इस चीज को। तो हमें पहले तो ये पता लगा कि भैया आईईडी में डाटा की टेंशन तो लेनी ही नहीं, किसी हालत में नहीं लेनी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लग गया पता, बहुत अच्छी बात है। सेकंड चीज हमें क्या पता लगती है कि भैया ट्रेंड्स पे फोकस करो, चीजों को समझो। ये भी रट्टे वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये भी समझने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन अलग तरीके से। इसको कहानी बना के समझो, बहुत शानदार चीज है। इसके बाद एक नई चीज आती है असर्शन एंड रीजन, जो कि इस बार आपके पेपर में डेफिनेटली आएगी, ठीक है, शायद नहीं डेफिनेटली आएगी। और ये मैं कह रहा हूं, लिख लो कहीं पे। असर्शन रीजन क्या होता है, एक असर्शन है कि ये काम हुआ और एक रीजन है कि इसकी वजह से हुआ। अब बात आती है कि ये 2 बातें हैं जो आपके कहीं ना कहीं चैप्टर में कही गई हैं। इसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि भैया ए और आर दोनों के दोनों सच हैं, और आर जो है वो ए का कारण है। ए हुआ क्योंकि आर हुआ, और दोनों बातें बिल्कुल सच हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ए हुआ और आर हुआ, दोनों सच है, लेकिन ए के होने का कारण आर नहीं था, ठीक है। तीसरी चीज है ए सच है लेकिन आर है ही गलत, आर ऐसा हुआ ही नहीं तो इसका सच तो हो ही नहीं सकता। और चौथा है कि ए ही झूठ है लेकिन आर सही है। मतलब 2 अलग अलग बातें बताई गई, 2 अलग अलग लाइनें बताई गई। सबसे पहले तो आपको चेक करना है दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू हैं तो हम शॉर्टलिस्ट करते हैं इसको ए बी में। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो ये सी या डी में आपको चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों ट्रू है तो हमें ये चेक करना है कि क्या आर ए का रीजन है। अगर है तो ए, अगर नहीं है तो बी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसकी चॉइस भी आपको मिल जाएगी। और ये 3 दिए हुए, नहीं 2 ये दिए हुए हैं, उसके बाद आपको दिया हुआ है एक मैच इट, बिल्कुल सिंपल है। फिर एक और एमसीक्यू दे दिया और एक हाइपोथेटिकल केस स्टडी, जैसे बिजनेस स्टडीज में थी वैसे यहाँ पे एक कहानी दे दी कि सदियों से किसानों के साथ भारत में ऐसे होता आया है, रेनफॉल इरेगुलर है, वाटर टेबल नीचे है, जो भी है कहानी बना दी बिल्कुल सिंपल सी। फिर आपको वही सस्ते एमसीक्यूज, मैं इसको एमसीक्यूज ही बोलूंगा भाई, मल्टीपल चॉइस ही तो है ये, 2 चॉइस में से एक आपको भरना है। एमसीक्यू में आपके आंसर की सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% है, लेकिन यहां सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। इस चीज को समझो, तो ये बेटर है। आएंगे जरूर आएंगे आपके यहाँ पे, तो बिजनेस में थोड़े कम है, इकोनॉमिक्स में ज्यादा है, और इनकी प्रैक्टिस करके जाना, ये आपको मार्क्स दिलवाएंगे, मार्क्स लेके नहीं जाएंगे आपके।
तो 1 मार्कर जब हमारे हो गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या मेंटालिटी लेके चल रहा है, किस तरीके से हमारे से पूछना चाहता है। 27वां क्वेश्चन हो चुका है। 28वां क्वेश्चन कहता है कि इंडिया इज इमर्ज्ड एज एन हॉटस्पॉट फॉर मेडिकल टूरिज्म। इसको डिफेंड करो विद वैलिड आर्ग्यूमेंट। जब उसने बोल दिया डिफेंड करो तो इसको आप रेफ्यूट नहीं कर सकते भाई, ठीक है। उसके कहता है डिस्कस इन 2 स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन डायरेक्शन ऑफ इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। दोनों में क्या बात हो रही है कि भैया इंडिया में मेडिकल टूरिज्म बढ़ गया है, बताओ क्यों, इसके वैलिड आर्ग्यूमेंट्स दो। दूसरा कहता है 2 ऐसी चीजें, 2 ऐसे स्टेप्स जो सरकार ने लिए हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए, वो हमें बता दो। तो दोनों में वो आपसे लॉजिक्स मांग रहा है, दोनों में आपसे फैक्ट्स मांग रहा है। मैं फिगर्स नहीं कह रहा, मैं फैक्ट्स कह रहा हूं, और फैक्ट्स से मेरा मतलब है ट्रेंड्स, कि ऐसा क्यों हुआ, यहां पे एमर्ज हुआ तो क्यों हुआ, इसके वैलिड आर्ग्यूमेंट्स दो, और यहां पे 2 स्टेप्स दो। ये सब बातें आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्कस ब्रीफली द कांसेप्ट ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन होती क्या है, इसको 3 नंबर में समझाना है। सबसे पहले 2 लाइनें प्यारी सी कि भैया फॉर्मल से इनफॉर्मल आ रहे हैं, इसको इनफॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, और इसके थोड़े बहुत कारण क्या हैं, और ये हो क्यों रहा है, या मार्केट में इसका सोल्यूशन क्या है। कहीं ना कहीं आपको बस 3 नंबर में बड़ा ही स्वीट सा कॉम्पैक्ट सा आंसर देना है, उसके 3 नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर में टीचर मार्क्स देते हुए कतराता नहीं है, कतराने वाली बात आती है 6 मार्क्स में, वहां कैसे करना है उस पे भी आएंगे। कमिंग टू 4 मार्कर क्वेश्चंस, यहां पे एक स्टेटमेंट है, उसको समझाना है बस। स्टेटमेंट क्या है कि 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था उससे एग्रीकल्चरल सेक्टर को नुकसान हुआ है। इसको जस्टिफाई कर दो भाई, जस्टिफाई करो ना करो, इसको एक्सप्लेन कर दो 4 नंबर में अच्छे से। और इस क्वेश्चन में जब आपको 4 मार्क्स का दिया हुआ है तो भाई कोशिश करना कि आप 4 पॉइंट्स में आंसर लिखो यार, 4 नंबर लेने आसान हो जाएंगे आपके लिए भी और देने आसान हो जाएंगे एग्जामिनर के लिए। उसके बाद फिर मैं वही बात कहूंगा कि भैया सीबीएसई प्रैक्टिकलिटी चाहता है, तो सेल्फ रिलायंस वाली बात तो हमारी बुक में थी ही, लेकिन इस बार लॉकडाउन के दौरान मोदी जी ने कहा था कि भैया आत्मनिर्भर भारत बनाओ, उसको इन्होंने कर दिया कनेक्ट, और सिर्फ ये बात कही है कि सेल्फ रिलायंस को एज एन ऑब्जेक्टिव जस्टिफाई कर दो। अब इसमें आत्मनिर्भर भारत हो या ना हो, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसको कनेक्ट करके चाहते हैं कि आपका माइंड इस चीज को प्रैक्टिकल लेके चले, आपका माइंड समझे कि भैया हम जो पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीजों से लिंक्ड है, ठीक है। उसी के चॉइस में दिया हुआ है कि 2 ऐसे मेजर स्टेप्स बता दो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। उसके बाद आता है सबसे बड़ा झटका, सबसे मेन चीज, एक अलग टाइप के क्वेश्चन जो शायद आपको अब तक ना पता हो। 32nd क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। यहां पे आपको देखना है कि आपके पास इस चीज की डिटेल्ड नॉलेज, प्रायर नॉलेज है या नहीं है। होगा क्या, बताता हूं कि मैंने आपको कहा डाटा याद नहीं करना, डाटा इन्होंने दे दिया कि इस देश का इस ईयर में इतना जीडीपी था, ओके दैट्स डन। अब हमें इसको कंपेयर करना है और एनालाइज करना है। क्या मतलब, जो एनालिसिस मैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर के पैटर्न का कर रहा हूं वो एनालिसिस आपको इस डाटा का करना है। सीधे शब्दों में अगर आपसे बात करी जाए तो मैं ये कहना चाहता हूं भैया कि आपको पता है 1980 में इंडिया का जीडीपी ये, चाइना का ये, अब 2015 में इंडिया का ये, चाइना का ये। इससे आपको क्या पता लगता है, इस डाटा से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करो, उसको 4 नंबर में शो करो। अब ऐसे नए बंदे को लाके बिठा दूं वो कुछ नहीं बता पाएगा, लेकिन आप बता पाओगे क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा है। अब इसमें से क्या बता पाओगे कि भैया उस टाइम पे जब देशों का, पूरी दुनिया के देशों का जीडीपी बहुत कम होता था, तब चाइना ने 10.3 जीडीपी मेंटेन किया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आने वाले टाइम के साथ जब पूरी दुनिया ने रिसोर्सेज को अच्छे से एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, पूरी दुनिया अपने आप सेल्फ रिलायंट बनने लग गई, चाइना के एक्सपोर्ट्स गिरने लग गए, तब चाइना का जीडीपी गिर गया और इंडिया का जीडीपी बढ़ता गया, क्योंकि इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ फोकस कर रहा था और साथ ही साथ इंडिया ने अपने रिसोर्सेज की वैल्यू समझी, वहां से इंपोर्ट कम करा के अपने एक्सपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ाई, तो जीडीपी बढ़ रहा था। ये चीज हमें ये एनालाइज करना है, इस डाटा से साफ साफ पता लग रहा है। देखा जाए तो किसी को नहीं भी पता वो बता देगा, लेकिन आपको प्रायर नॉलेज होनी चाहिए जिससे काम आसान हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा और साथ ही साथ आप अच्छे से आंसर लिख पाओगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस क्वेश्चंस, और ये जरूर आएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसको 2 पार्ट में बांट दिया है। यहां डिस्कस द रैशनल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजंस। क्या मतलब कि जो स्टेटमेंट है बताओ भैया वो सच है, झूठ है, जैसे भी है, आप इसके सपोर्ट में हो, आप इसके अगेंस्ट हो, जिस भी साइड आप हो उसके वैलिड रीजन दे दो बस। सामने एक लड़ाई झगड़ा चल रहा है 2 दोस्तों का, दोनों दोस्त आपके हैं, तो आप किसकी साइड हो और उसकी साइड होने का आपका क्या कारण है, उस चीज का आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद सेकंड में ये एस्टैब्लिश द रैशनल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजंस। इसका मतलब जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके बेस पे आप अपना व्यू पॉइंट दो और बताओ कि भैया मैं इसको सपोर्ट करता हूं तो इसलिए सपोर्ट करता हूं, ओके। इसी की चॉइस में फिर से आपको दिया हुआ है 6 नंबर का एक ट्रेंड एनालिसिस क्वेश्चन, जहां पे आपको देखना है कि सबसे पहले तो व्हाई आर लेस वुमेन फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज, बता दो। 2 नंबर हो गए इसके, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर है इस ट्रेंड एनालिसिस क्वेश्चन के, जहां आपको देखना है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में इन 3 ईयर्स में कितने %
एम्प्लॉयमेंट पैटर्न की कंट्रीब्यूशन है। आपको देखना है और इससे एक्सट्रैक्ट करना है कि पहले क्या था, फिर कैसे शिफ्ट हुआ, लोग प्राइमरी से कम हो रहे हैं और टर्शरी की तरफ बढ़ रहे हैं, सेकेंडरी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और अब 2011-12 में ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था ये चीज। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर 3 ट्रू फॉल्स फिट कर दिए गए हैं और इसके अंदर भी आपको वैलिड रीजन देना है। वैलिड रीजन एक बार को मान लो नहीं भी कहा ना उसने, तो आपको देना है बस। 100 नंबर फोड़ने हैं ना, तो वैलिड रीजन देना है चाहे उसने नहीं कहा, दैट इज इट। तो इस पूरे पेपर से हमने क्या सीखा, हमें क्या पैटर्न क्रैक किया? सबसे पहली चीज तो ये भैया कि सीबीएसई के 1 मार्क वाले क्वेश्चन अगर करने हैं ना, तो कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, असर्शन रीजन वाले की प्रैक्टिस होनी चाहिए और उसी के साथ साथ हमें फिलअप्स की और एमसीक्यूज की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। हमें कॉन्सेप्ट्स अपने पूरे क्लियर रखने पड़ेंगे। उसके बाद हमें पता लगा कि भैया सीबीएसई ट्रू फॉल्स पे बहुत फोकस करने वाले, तो ट्रू फॉल्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जानी है और हमें पता होना चाहिए कि किस चीज को डिफेंड करना है तो किस तरह का आर्ग्यूमेंट देना है और रिफ्यूट करना है तो किस तरह का आर्ग्यूमेंट देना है। न्यूमेरिकल्स बेस पर सीबीएसई का फोकस कम लग रहा है और ऐसे प्रैक्टिकल रिलेटेबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी आने वाले हैं आपके अच्छे खासे, जिनमें आपको पता लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल रिलेट हो रहा है। उसके बाद हमने देखा कि डोमेस्टिक हाउस होल्ड सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय वुमेन, ये फिर से ट्रू फॉल्स वाली बात आ गई है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में असर्शन रीजन वाले की प्रैक्टिस कर लो, ट्रू फॉल्स कर लो और डाटा पे फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है। आप ट्रेंड्स पकड़ो, आप ट्रेंड्स समझो, इसको कहानी की तरह लेके चलो, अच्छे से होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद हमें समझ आया कि भैया ये ट्रेंड वाले क्वेश्चन फिर से आ गए और दैट इज इट। That was the perfect key to score 100 in economics exam। अगर आपको फिर भी कोई ना कोई डाउट रहेगा या कोई क्वेरी है, अगली वीडियो के लिए कोई डिमांड है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगा या वही कमेंट के रिप्लाई में भी अगर पॉसिबल हो तो मैं आपको जरूर दूंगा। और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप मुझसे वहां जाके कनेक्ट हो सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा है बुरा लगा हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं और बहुत बेनिफिशियल लगी हो तो लाइक शेयर करके अपना प्यार दिखा सकते हैं। आई बटन एक बार जरूर चेक कर लेना, आपके मतलब का सामान वहां पे मिल जाएगा, बेनिफिशियल चीजें हैं, आप जाके वो वीडियोस देखो, मेरे चैनल की पुरानी वीडियोस को चेकआउट करो। और कल इसी टाइम ठीक 11 बजे मैं लेके आऊंगा इंग्लिश के सैंपल पेपर की ब्रेकडाउन वीडियो, जिसको काफी बच्चे इग्नोर करते हैं लेकिन वो इग्नोर करने लायक नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड और इसको शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सारे क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू।